और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज वहां पे प्रोवाइड करता है। मुझे 5 ml इस्तेमाल करना है। एंटीवायरल मुझे 2 ml से इस्तेमाल करना है। इंटेक्ट मुझे 2 ml से ही इस्तेमाल करना है और लार्विसाइड मुझे 2 ml से इस्तेमाल करना है। इंटेक्ट जो नया आने वाला है, जो केतन सर ने कल की मीटिंग में बोला था, इसलिए मैंने पूछा था कल का मीटिंग किस किसने अटेंड किया। तो इंटेक्ट जल्द ही हमारा आ रहा है। तो इंटेक्ट नो नया भी आएगा, तो उसके डोसेजेस भी कितने रहने वाले हैं, 2 ml पर लीटर। ऑलरेडी उसके ट्रायल्स मैंने लिए, अच्छे रिजल्ट वहां पे हमें मिले हैं। तो इस हिसाब से बायो 99.3 ml, स्टिमरिच 2 ml, रैपअप 5 ml, शेट 1 ml, एंटीवायरल 2 ml, इंटेक्ट 2 ml, लार्विसाइड 2 ml, इस हिसाब से मुझे डोसेजेस यहाँ पे लेने हैं। ठीक है, तो ये रहा छिड़काव के लिए। उसके बाद में कॉम्बिनेशंस में अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो ये डोसेजेस है। दूसरा होता है हमारा कुछ प्रोडक्ट हमारा ड्रेंचिंग के लिए जाता है, मतलब पानी के माध्यम से मुझे देता है। तो किसके पास ड्रिप रहता है वो ड्रिप के माध्यम से दे, किसके पास वो जो रिजेस एंड फरोज रहते हैं, मिट्टी के जो हम दो मिट्टी के बीच में जो पानी छोड़ने के लिए चैनल क्रिएट करते हैं, उस चैनल के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द फार्मर कंडीशन, मतलब उसके पास ड्रिप है तो ड्रिप बहुत बढ़िया, नहीं है तो भी चलेगा, पानी के माध्यम से भी वो वहां पे दे सकता है। तो कैसे देना है, कौन से प्रोडक्ट जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट जाता है और हमारा बॉटल पर एकड़, यहाँ पे मैंने जानबूझ के बॉटल पर एकड़ लिखा है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है ड्रेंचिंग वाले प्रोडक्ट्स, ये ड्रेंचिंग वाले प्रोडक्ट्स क्रॉप के ऊपर काम नहीं करते। ध्यान से सुनो ये बात, ड्रेंचिंग वाले प्रोडक्ट्स हमारा जो पौधा है पौधे के ऊपर काम नहीं करते। ड्रेंचिंग वाले प्रोडक्ट हमेशा हमारे मिट्टी के ऊपर काम करते हैं। क्या किसके ऊपर काम करते हैं, मिट्टी के ऊपर काम करते हैं। तो ये जो ड्रेंचिंग वाले प्रोडक्ट है हमें पौधे के हिसाब से नहीं देने, हमें देने हैं वो हमारा जो एकड़ है या हमारा जो लैंड है, हमारा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के हिसाब से हमें वो प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं। डजेंट मैटर उसमें कितने पौधे, ये काम क्या पे करने वाला है, काम आपके मिट्टी पे करने वाला है। तो मिट्टी के हम कैसे गिनते हैं, तो मिट्टी को हम एकड़ के हिसाब से, हेक्टर के हिसाब से गिनते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट जाने वाले हैं ये मिट्टी में जाने वाले हैं, मिट्टी को सुधारने का काम ये प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा करने वाले हैं। तो क्रॉप के हिसाब से नहीं देना है, हमें ये प्रोडक्ट्स हमारे मिट्टी के हिसाब से वहां पे देना है। तो मिट्टी के हिसाब से देते वक्त हमने प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन ही ऐसे बनाए जो 1 एकड़ के लिए स्टैंडर्ड हो। कुछ जगह बीघा के हिसाब से हिसाब होता है, कुछ जगह हेक्टर के हिसाब से भी हिसाब होता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया मेजोरिटी जो फार्मिंग का हिसाब है वो एकड़ के हिसाब से होता है। तो इसलिए हमने मेजर जो कोई प्रोडक्ट हमारे मिट्टी में जाने वाले हैं या मिट्टी में हम देने वाले हैं उसके पैकेजिंग ही हमने ऐसे बनाए और स्टैंडर्ड पैकेजिंग आप वहां पे दे सको। इस हिसाब से यन का पैकेजिंग कितना है हमारा 1 लीटर का। तो बायोफिट यन जो प्रोडक्ट है, 1 एकड़ मेरा अगर लैंड है, 1 एकड़ लैंड के लिए एक वन टाइम मेरा कितना जाने वाला है, 1 बॉटल मतलब 1 लीटर। पी कितना जाने वाला है, 1 बॉटल मतलब 1 लीटर। के कितना जाने वाला है, 1 बॉटल मतलब 1 लीटर। जिंक कितना जाने वाला है, 1 बॉटल मतलब 1 लीटर। उसके बाद आता है वैम, जो हमारा माइक्रोराइजा वाला नया प्रोडक्ट है, वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। वो भी हमारा 1 बॉटल पर एकड़ जाने वाला है। उसकी बॉटल छोटी है, भले 100 ग्राम ही चाहिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हमने वहां पे इस्तेमाल किया है, लेकिन वो एक बॉटल 100 ग्राम की 1 एकड़ लैंड के लिए सफिशियंट है। तो बॉटल भी हमने ऐसे ही बनाई कि वो 1 लीटर के लिए 1 एकड़ लैंड के लिए सफिशियंट हो। तो 1 एकड़ लैंड के लिए वैम की 100 ग्राम की बॉटल इज सफिशियंट। तो एक ही बॉटल हमें रेकमेंड करना है। शेत शेत में 500 ml की भी है, एक 1000 ml की भी है। तो यहाँ पे हमें जब ड्रेंचिंग की बात आती है तो ड्रेंचिंग करते समय शेत हमें 1 लीटर लगता है। स्टीमरिच की हम ड्रेंचिंग करते हैं वो भी 1 लीटर लगता है। रैपअप का भी ड्रेंचिंग करते हैं वो भी 1 लीटर करता है। और बायो 99 की भी हम ड्रेंचिंग करते हैं, कुछ लोगों को मालूम नहीं है लेकिन मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। बायो 99 का भी हम ड्रेंचिंग वहां पे करते हैं। तो 1 एकड़ अगर मेरा लैंड है तो 1 एकड़ लैंड के लिए मुझे बायो 99 कितना लगता है, 500 ml, मतलब एक 500 ml की बॉटल सफिशियंट है। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने शेत, स्टिमरिच, रैपअप और बायो 99 ऐसे प्रोडक्ट है वो छिड़काव के लिए भी चलते हैं और ड्रेंचिंग के लिए भी चलते हैं। तो ये दोनों एक्शन वाले प्रोडक्ट है। लेकिन एन, पी, के, जिंक,
वैम ये प्रोडक्ट खाली ड्रेंचिंग के लिए ही चलते हैं। एनपीके, जिंक, वैम हमें छिड़काव के लिए इस्तेमाल नहीं करना, उसका इस्तेमाल हमें ड्रेंचिंग के लिए ही करना है। यहाँ पे ध्यान दो, एंटीवायरल, लार्विसाइड, इंटेक्ट, ये जो प्रोडक्ट्स है ये हमें छिड़काव के लिए ही इस्तेमाल करने हैं। तो इसलिए मैंने चार्ट ही ऐसा बनाया कि चार्ट्स के माध्यम से आपको आसानी से समझ जाए। और विघटन के लिए जो हमारे पास बैक्टीरियाज है, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमने प्रोडक्ट दिए है, कल्चर का भी इस्तेमाल करते हैं, और श्वेत नाप का जो प्रोडक्ट है वो विघटन के लिए भी चलता है। जहाँ-जहाँ पे हमें जो हमारी खाद है उसका कंटेंट बढ़ाना है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है, तो उसमें में हम श्वेत का इस्तेमाल भी करते हैं। तो वो भी हम सड़ाने के लिए या गोबर खाद को सड़ाने के लिए या उसका डिकम्पोजिशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कल्चर 1 लीटर पर टन, अगर ये जो विघटन वाला है वो हम मिट्टी के हिसाब से नहीं देते या पौधे के हिसाब से नहीं देते, वो हम देते हैं हमारा जो गोबर खाद है, वो कितना है। अगर मेरा गोबर खाद 1 टन का अप्रोक्सिमेटली भरता है, तो 1 टन के लिए 1 लीटर कल्चर वहाँ पे इस्तेमाल करना है और 1 लीटर शेक का इस्तेमाल वहाँ पे मुझे करना है। तो इस हिसाब से ये जो चार्ट है, ये चार्ट का स्क्रीनशॉट रख के रखो। जितने भी आपके नए डायरेक्ट सेलर्स आएँगे, नो जो भी आपका नेटसप का काम करना चालू करेगा, उसको ये चार्ट देना ही है। ये चार्ट सबके पास होना ही चाहिए। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रखो। चैट में रिप्लाई करो, सबने स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं? मुझे आगे बढ़ने के लिए। स्क्रीनशॉट भी लेने के बाद चैट में यस लिखो। यस, यस, यस। यस सर, यस सर। डन, डन, डन। ओके, आगे बढ़ते, ये डोसेजेस है, करेक्ट? अभी कॉम्बिनेशंस आगे जाके देखने वाले हैं। तो डोसेजेस क्लियर। छिड़काव के लिए, ड्रेंचिंग के लिए और विघटन के लिए। छिड़काव के लिए जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स 1 लीटर पानी में कितना इस्तेमाल करना है। ड्रेंचिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स 1 एकड़ के लिए ड्रेंचिंग के लिए कितना इस्तेमाल करना है। और विघटन वाले प्रोडक्ट्स कल्चर और शेड। बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, सर हमारे इतने पौधे हैं तो इतना एनपीके का कितना ड्रेंचिंग करें। हमेशा ध्यान रखना, एनपीके जिंक व्याम का अगर जब आप ड्रेंचिंग करते हो तो ड्रेंचिंग जहाँ पे आता है वहां पे वो मिट्टी पे काम करता है, तो हिसाब आपका मिट्टी के ऊपर ही होना चाहिए, ना कि पौधे के हिसाब से। मिट्टी के हिसाब से हमें रेकमेंड वहां पे करना है। ठीक है? ये जो प्रोडक्ट कार्य क्या करते हैं आप सबको मालूम है, नहीं मालूम जिसको, वो मेरे पुराने वाले सेशंस यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है। वो सेशंस हम जाके देख सकते हैं, वहां पे हम रिकॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशंस क्या है, अभी जो ये वाले स्लाइड्स है, ये वाले स्लाइड्स ध्यान से देखना, ये कॉम्बिनेशंस है। जैसे ही स्लाइड खत्म होता है स्क्रीनशॉट भी लेके रखना, लिख के रखो नोटबुक। आशा करता हूँ आपके पास नोटबुक रहेगा। तो ये वाले कॉम्बिनेशंस हमें रट के लेने हैं। मतलब जहां जहां पे ये प्रॉब्लम आता है उसका ये सोल्यूशन है, प्रॉब्लम आता है यहाँ पे सोल्यूशन है, प्रॉब्लम आता है सोल्यूशन है। कल वाले सेशन में हमने प्रॉब्लम्स देखे, ये वाला सेशन डोसेज और सोल्यूशन का है। कॉम्बिनेशन में करता हूं तो डोसेज मेरे यही रहने वाले हैं। ध्यान में रखो, अगर मैं सिंगल दूं या कॉम्बिनेशन में दूं, मेरा डोसेज यही रहने वाला है। डोसेज में नो चेंज। कॉम्बिनेशन करूं या ना करूं, मेरा डोसेज यही रहने वाला है। तो कॉम्बिनेशंस में अगर करता हूं, कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया, प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन वाले कॉम्बिनेशन से हमने कल प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन देखा है। आज की मीटिंग में हम वहां पे सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, उस सॉल्यूशन वहां पे हम देने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उस प्रॉब्लम के ऊपर मेरे जो सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशन मेरे वहां पे जाने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशंस क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम्स आता है जिसके में ग्रोथ और टिलरिंग का, जिसे हिंदी में वृद्धि और फुटवार बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको ग्रोथ और टिलरिंग बोलते हैं। जहां जहां पे मुझे ग्रोथ कम दिख रही है, टिलरिंग मतलब फुटवे जो कम दिख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मुझे टिलरिंग चाहिए, ब्रांचिंग चाहिए या ग्रोथ चाहिए, तो ये वाला जो प्रॉब्लम मुझे फील्ड पे दिखता है, कहीं पे भी कोई भी पीक, कोई भी क्रॉप हो, कोई भी पौधा हो, सभी पौधे में जब जब मुझे ग्रोथ और टिलरिंग का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है कि इस किसान के पास अभी इसको ग्रोथ की जरूरत है, अभी इसको वो ज्यादा ब्रांचिंग की जरूरत है, तो मुझे कॉम्बिनेशन देना है स्टिमरिच, शेप और बायो 99 का।
ध्यान में रखो स्टिमरिच, शेथ और बायो 99 का। जहाँ-जहाँ पे मुझे ग्रोथ चाहिए, वहाँ-वहाँ पे मुझे स्टीम, शेथ, बायो 99 का ही कॉम्बिनेशन वहाँ पे मुझे रिकमेंड करना है। ठीक है? तो स्टिमरिच, शेथ और बायो 99 का कॉम्बिनेशन क्रॉप कोई भी हो, क्रॉप कोई भी हो, अगर मुझे ग्रोथ और टिलरिंग चाहिए तो स्टिमरिच, शेथ और बायो 99 का कॉम्बिनेशन मुझे वहां पे करना है। तो ये प्रॉब्लम आता है कि नहीं ग्रोथ वाला? तो ग्रोथ वाला प्रॉब्लम आता है तो आपको क्लिक होना चाहिए। ग्रोथ मतलब क्या? स्टीम, शेथ, बायो 99। डोज कितना? स्टिमरिच 2 ml, शेथ 1 ml, बायो 99 0.3 ml, जो मैंने पिछले वाले स्लाइड में बताया वही। तो ग्रोथ के लिए मुझे चाहिए स्टीम, शेथ, बायो 99। अब मुझे प्रॉब्लम आता है वहां पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम मुझे दिखा फुल कम करना, जहाँ पे फुल ड्रॉप ज्यादा हो रहा है, फुल कम लग रहे हैं या फुल ज्यादा गिर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम के केस में मुझे यहाँ पे स्टिमरिच और बायो 99 का ही कॉम्बिनेशन वहां पे लेना है। उस जगह पे फ्लावरिंग के स्टेज में मुझे शेत वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना। हमारा उद्देश्य क्या है? खर्चा कम करना है, खर्चा कम करना है और उत्पाद बढ़ाना है। अगर स्टिमरिच और बायो 99 से ही मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो फालतू में शेत का इस्तेमाल क्यों करूं? तो स्टिमरिच और बायो 99 का कॉम्बिनेशन कहाँ पे चलेगा आपका? जहाँ पे फूल गिरना आपको कम करना है या फूल लगना आपको बढ़ाना है, फ्लावरिंग ड्रॉप जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो फ्लावरिंग ड्रॉप मुझे कम करना है या फ्लावरिंग ज्यादा लगाना है, तो उस केस में मुझे स्टिमरिच और बायो 99 का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल वहां पे मुझे करना है। तो क्लियर? ग्रोथ चाहिए तो स्टीम, शेथ, बायो और फ्लावरिंग का स्टेज आता है या फ्लावरिंग स्टेज को मुझे प्रमोट करना है, उस स्टेज के लिए मुझे स्टीम और बायो 99 का इस्तेमाल करना है। अभी देखो ग्रोथ वाला स्टेज कब तक आता है? ग्रोथ वाला स्टेज आता है व्हाइट रूट, तब व्हाइट रूट, उसके बाद आता है वेजिटेटिव ग्रोथ और उसके बाद आता है फ्लावरिंग स्टेज। जब तक मेरा वेजिटेटिव ग्रोथ चल रहा है, मतलब क्या? वो पान लगना चालू है, ब्रांचिंग होना चालू है, मतलब क्या पौधे को ज्यादा से ज्यादा आकार बढ़ाना है, उसका साइज बढ़ाना है, उस स्टेज तक मुझे स्टीम, शेथ, बायो 99 रिकमेंड करना है। जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ, मुझे क्या करना है? वहां पे स्टीम और बायो 99 का ही इस्तेमाल वहां पे रिकमेंड करना है। उसके बाद कॉम्बिनेशन फलों का आकार या आकृति जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि साइज, शेप, कलर जिसे हम बोलते हैं, फलों का आकार हो, आकृति मतलब उसका शेप हो या रंग हो, कलर का डेवलपमेंट का भी वो कार्य करता है। तो उस केस में हमें भी स्टीम और बायो 99 का ही कॉम्बिनेशन वहां पे ज्यादा हमें रिजल्ट्स वहां पे देने वाला है। तो उस केस में भी स्टीमरिच और बायो 99 का ही मुझे इस्तेमाल करना है। ध्यान में रखो, वेजिटेटिव ग्रोथ तक मुझे स्टीम से बायो करना है और जैसे ही वेजिटेटिव ग्रोथ खत्म, फ्लावर लगना चालू, मुझे सिर्फ स्टीमरिच और बायो 99 का ही इस्तेमाल वहां पे करना है। उसमें बात आता है फ्रूट डेवलपमेंट, जो कि फलों का आकार, आकृति, रंग वाला स्टेज होता है, उसमें मुझे स्टिमरिच और बायो 99 का ही इस्तेमाल वहां पे करना है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। उसके बाद आता है हमारा फंगल और बैक्टीरियल डिसीजेस, जो हमारे पौधे के ऊपर जो रोग आते हैं, जो बीमारियां आती है, तो वो बीमारियां अलग अलग कैटेगरी की होती है। जैसे कि कुछ बीमारियां फंगल कैटेगरी की होती है, जैसे कि जो बुर्शी होती है या जिसे हिंदी में कवक बोलते हैं, उसके माध्यम से जो रोग आता है उसे कवक या फंगल रोग वहां पे बोलते हैं। जो बैक्टीरिया की वजह से आता है, जीवाणु की वजह से आता है, उसे बैक्टीरियल डिसीज कहते हैं। और जो रोग वायरस की वजह से आता है, उसे वायरल रोग हम बोलते हैं या वायरल डिसीज हम बोलते हैं। तो जहां जहां पे फंगल और बैक्टीरियल वहां पे मुझे अगर दिखा कि फंगल और बैक्टीरियल आना चालू हुआ है या आने से पहले अगर मुझे ट्रीटमेंट करना है, तो उस केस में मैं रैपअप और बायो 99 का कॉम्बिनेशन वहां पे करने वाला हूँ। किसका कॉम्बिनेशन करने वाला हूँ? रैपअप और बायो 99। रैपअप क्या काम करता है? कोटिंग का काम करता है, बायो 99 स्प्रेडिंग का काम करता है। इसकी वजह से क्या होगा? जो आपका बैक्टीरियल और फंगल डिसीज है, वो आने से पहले ही आपको इसका छिड़काव करना है। मतलब क्या? मुझे उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी कि वो आएगा फिर मैं इस्तेमाल करूंगा, नहीं। ये जो कॉम्बिनेशन है रैपअप और बायो 99, डिसीज आने से पहले ही मुझे कवरिंग करके रखना है। मतलब क्या? जैसे मोबाइल डैमेज होने से पहले ही हम मोबाइल को कवर डाल के रखते हैं, उसी हिसाब से जो फंगल और बैक्टीरियल डिसीज आने से पहले ही हमें इसका कवर करना है। जैसे पोलियो का डोज हमने पोलियो होने से पहले ही हमने पोलियो का डोज लिया है, उस तरह से
फंगल और बैक्टीरियल डिसीज आने से पहले ही, मतलब क्या, उसका प्रिवेंशन ही हमें करना है। तो रैपअप और बायो 99 आने से पहले ही हमें इस्तेमाल करना है। तो इस हिसाब से अगर मुझे फंगल और बैक्टीरियल का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ, एक दो पौधे में फील्ड में गया, एक दो पौधों के ऊपर मुझे दिखा कि बुरशी लग रही है, बैक्टीरिया का असर दिख रहा है, तो उस केस में मैं यहाँ पे रैपअप और बायो 99 का कॉम्बिनेशन वहां पे ले लूंगा। तो रैपअप और बायो 99 का कॉम्बिनेशन कब लेना है? फंगल और बैक्टीरियल डिसीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करने के लिए। ये प्रोटेक्शन करने का काम वहां पे करता है। उसके बाद आते हैं, जैसे मैंने बताया, फंगल डिसीज हो गए, बैक्टीरियल डिसीज हो गए, उसके लिए रैपअप चाहिए। और जो वायरल रोग है या वायरल डिसीजेस है, वायरल डिसीजेस को विषाणुजन्य रोग बोलते हैं, उसके लिए मुझे एंटीवायरल, इंटेक्ट और बायो 99 का कॉम्बिनेशन लेना है। सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन लेना है। ये कॉम्बिनेशन होने के बाद जो दूसरा स्प्रे रहेगा मेरा एंटीवायरल, स्टिमरिच और बायो 99 का रहने वाला है। दोस्तों, वायरल डिसीजेस कंट्रोल करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। मार्केट में इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन नेटसप के पास इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। एंटीवायरल, इंटेक्ट और बायो 99 का पहले हमें कॉम्बिनेशन देना है, और उसके उसके बाद 10 दिन में, या दूसरा जो उसका स्प्रे लेता है लगभग 10 से 15 दिन में, उसको एंटीवायरल, स्टिमरिच और बायो 99 का स्प्रे लेना है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये वायरस आने के पहले भी ले सकते हैं और वायरस आने के बाद भी ले सकते हैं। तो ये जो एंटीवायरल प्रोडक्ट है, ये डिसीज आने से पहले भी काम करता है और डिसीज आने के बाद डिसीज को कंट्रोल करने का भी ये प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन वहां पे चलता है। तो वायरस को अगर मुझे कंट्रोल करना है, सिर्फ एंटीवायरल देने से कुछ नहीं होगा। आपको एंटीवायरल, इंटेक्ट और बायो 99 देना है, जो कि उसको इमीडिएट स्टॉप करेगा। उसके बाद 15 दिन में या 10 दिन बाद मुझे एंटीवायरल, स्टिमुलेटर और बायो 99 का स्प्रे लेना है, जो कि जो रिकवरी है वो रिकवरी फास्ट करेगा। तो इस हिसाब से जहां पे भी वायरस का कॉम्बिनेशन है, या सॉरी, वायरस का जो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, स्पेशली जो हमारे फल फल सब्जियां जो हम खाते हैं, जैसे कि करेला हो, दो भोपड़ा हो, इससे जो कुकुम्बर हो, जहाँ जहाँ पे वेल वर्गीय जिसे हम बोलते हैं, मतलब क्या, प्रशांत सर इसमें मुझे हेल्प करेंगे। जहाँ पे हमें पौधे के वेल वेल मालूम है ना आपको? मुझे भी हिंदी में मालूम नहीं। तो वेल वर्गीय जो पौधे रहते हैं, तो वेल वर्गीय पौधों में यहाँ पे वायरल डिसीज आते हैं। और जो कि फ्रूट्स है, पपाया हो, बनाना हो, हमारा मिर्च हो, तो इसमें वायरल डिसीज का असर बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। स्पेशली पपाया और हमारा बनाना, इसमें वायरल डिसीज बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। तो उस केस में आप दे सकते हैं, टोमेटो में आता है, कुकुम्बर में आता है, नंतर करेले में आता है। उसके बाद सभी, मतलब जितने भी फल सब्जियां हम खाते हैं, वो सभी फल सब्जियों में वहां पे वो आता ही है। तो उस केस में आपका एंटीवायरल, इंटेक बायो 99, एंटीवायरल, स्टिमरिच और बायो 99, लगभग 4 प्रोडक्ट्स आपके वहां पे आसानी से सेल हो जाएंगे, और फार्मर को वहां पे अच्छा तरह से रिजल्ट मिलने वाला है। वहां पे कुछ लोगों ने बताया, यस, लौकी। क्लाइंबर प्लांट या पर्वतारोही ऐसे बता रहा है, लेकिन हाँ, नॉर्मली पर्वतारोही जो उसको, पर्वतारोही प्लांट्स, हाँ। पर्वतारोही उसके लिए अच्छे, मतलब पर्वतारोही आप समझ लो अभी। ठीक है, या पर्वतारोही, क्लाइंबर, क्लाइंबर, क्लाइंबर जिसे बोलते हैं, क्लाइंबर, हाँ। जिसको बढ़ने के लिए कुछ सपोर्ट की जरूरत होती है, हाँ। जैसे कि करेला, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, तो आप करेले से रिलेट करो। जिस जिस प्रोडक्ट को, क्रॉप को सपोर्ट की जरूरत होती है, उसमें आता ही है। तो उसका अगर आपको फील्ड दिखा, अभी नहीं है उसमें वायरस, लेकिन उसमें आएगा ही आएगा, तो आपको ये कॉम्बिनेशन देना ही है। लगता है। आने से पहले भी दे सकते हो, आने के बाद भी दे सकते हो, रिजल्ट्स आपको गारंटेड वहां पे मिलेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई वायरस, वो आपका स्किल्स है, वो अगले नेक्स्ट वाले सेशन में वहां पे बता दूंगा। ठीक है, वो अलग वाला सेशन रहता है। तो वायरस का जो कॉम्बिनेशन है, वायरस का कॉम्बिनेशन क्या है? एंटीवायरल, इंटेक बायो 99, एंटीवायरल, स्टिमरिच और बायो 99 हमारा कॉम्बिनेशन आता है। ओके, तो ये इस स्लाइड तक स्क्रीनशॉट लेके रखो। आगे जाने वाले हैं, तो आगे जाके कुछ और है यहाँ पे, तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रखो। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इमीडिएट डन डालो, ज्यादा से ज्यादा इमीडिएट हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके जाएंगे। जिसने स्क्रीनशॉट लिया चैट में इमीडिएट यस डालो। डन डन डन।
और ये जो कॉम्बिनेशंस है, ये कॉम्बिनेशंस मैंने नहीं बताए, इसके प्रैक्टिकल्स रिजल्ट्स हमने लिए हुए हैं। सभी कॉम्बिनेशंस के प्रैक्टिकल रिजल्ट्स है बहुत बढ़िया। अभी जो नया कॉम्बिनेशन आपको सबको यहाँ पे दिख रहा होगा वायरस का, यहाँ पे महाराष्ट्र में आप जब भूम परांडा, सोलापुर या जळगाव, ये जो पीक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे केला, बनाना का फार्मिंग अच्छा होता है, बुम्बारांडा में वहाँ पे पपाया का फार्मिंग अच्छा होता है, तो ये जो क्रॉप्स है, इसमें सबसे ज्यादा वायरल डिसीज का इम्पैक्ट आता है, बहुत लॉस होता है फार्मर्स को। और इस एरियाज में ये कॉम्बिनेशन बहुत ही हाईएस्ट सेलिंग कॉम्बिनेशन है हमारा। जितने भी वहाँ पे हमारे लोग काम कर रहे हैं, वो स्टिमरिच कम बेचते हैं और एंटीवायरल ज्यादा बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है, उसकी रिक्वायरमेंट उसके एरिया में बहुत ज़्यादा है। तो आपके एरिया में कौन-सा प्रो क्रॉप है, उस क्रॉप के हिसाब से उसमें प्रॉब्लम जो ज़्यादा है, उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन ज़्यादा है, वो आपका हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स वहाँ पे होने वाले। अगर मेरे पास फल लगते हैं ज़्यादा, जैसे कि बनाना, पपाया, तो एंटीवायरल मेरा ज़्यादा रहेगा। मेरे पास सोयाबीन, मूँग या मटकी या जिसे हम बीन्स बोलते हैं, जहाँ पे फूल लगते हैं छोटे-छोटे, उस केस में मुझे स्टिमरिच और बायो 99 उस एरियाज़ में मैं ज़्यादा बेच सकता हूँ। जहाँ पे मुझे ग्रोथ चाहिए, जैसे कि मुझे शुगर केन में ज़्यादा ग्रोथ चाहिए होती है, तो उस स्टेज में स्टिमरिच शायद बायो 99 का कॉम्बिनेशन मेरा ज़्यादा जाने वाला है। और कुछ-कुछ के एरियाज़ में रैपअप और बायो 99 का कॉम्बिनेशन वहाँ पे अच्छा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट लिए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपने वहाँ पे किया है। ठीक है? प्रशांत सर, आप भी स्क्रीनशॉट लेके रखना एक मेरे लिए बाद में। डाल दिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशंस क्या है? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन या प्रॉब्लम्स क्या है? तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या है? अगर मुझे मेरे फील्ड में रस चूसने वाला कीट मुझे दिखा, जिसको हम सकिंग पेस्ट बोलते हैं, हिंदी में उसे रस चूसने वाली कीट बोलते हैं, जैसे कि एफिड्स हो, जैसिड्स हो, व्हाइट फ्लाइज हो। ये क्या करती है, अपना जो डंक मार के पौधे में डंक मार दिया, और डंक मार के उस पौधे का जो सैप रहता है, पौधे में जो पानी रहता है, वो सक करने का काम, शोषण करने का काम वो किट वहाँ पे करती है। तो ऐसी जो किट रहती है, उस किट के लिए हमें इंटेक्ट और बायो 99 का कॉम्बिनेशन वहाँ पे रिकमेंड किया हुआ है। उसके बाद आता है इल्ली या लार्वा किट, जिसे इल्ली, अळी, लार्वा बोलते हैं। उस केस में मुझे प्रॉब्लम में सॉल्यूशन क्या है? लार्विसाइड और बायो 99 का सॉल्यूशन हमें मिल गया है। तो रस चूसने वाली किट होती है, तो इंटेक्ट और बायो 99 देना है। इल्ली या लार्वा होती है, लार्विसाइड और बायो 99 मुझे वहाँ पे देना ही है। तो इस केस में ये कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। रुद्धि प्लस रस चूसने वाली किट, मतलब क्या, मुझे ग्रोथ भी चाहिए और ग्रोथ के साथ-साथ जो रस शोषण करने वाली किट है, जो सकिंग पेस्ट है, उसका भी अगर मुझे कंट्रोल करना है, तो उस केस में स्ट्रीमरिच, इंटेक्ट और बायो 99 का कॉम्बिनेशन आप वहाँ पे कर सकते हो। तो इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हो स्टिमरिच, इंटेक्ट और बायो 99 का। कब? मुझे ग्रोथ और रस चूसने वाली जो किट है, रस शोषण करने वाली जो किट है, उसका दोनों का साथ में ही मुझे कॉम्बिनेशन देना है, खर्चा कम करना है। फार्मर के पास डबल-डबल स्प्रे करने का बजट नहीं है, तो उस केस में ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा चलता है। यही कॉम्बिनेशन ज़्यादा रिकमेंड फील्ड पे होता है। स्टिमरिच, इंटेक्ट और बायो 99 का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो। उसके बाद आते हैं वृद्धि प्लस इल्ली या लार्वा किड, उसको साथ में ही आपको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए स्टिमरिच, लार्विसाइड और बायो 99 का ही कॉम्बिनेशन हमें वहाँ पे देना है। सिंपल है, स्टिमरिच ग्रोथ के लिए, इल्ली, लार्वा, लार्विसाइड इसलिए, तो इस हिसाब से हमें ये कॉम्बिनेशन रिकमेंड करने हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो बहुत ही डिफिकल्ट होती है, मतलब क्या, वायरस और बैक्टीरिया का साथ में ही वहाँ पे अटैक होता है, तो उस केस में मुझे एंटीवायरल रैपअप और बायो 99 का इस्तेमाल वहाँ पे करना है। किस केस में? जैसे जिस केस में वायरल और बैक्टीरियल फंगल डिसीज जो रहते हैं, कॉम्बिनेशंस में कुछ-कुछ पौधों के ऊपर डिसीजेस आते हैं, जैसे कि जिंजर हो, गार्लिक हो, उस केस में एंटीवायरल, रैपअप और बायो 99 जैसे जो कॉम्बिनेशंस है, वो कॉम्बिनेशंस मुझे वहाँ पे रिकमेंड करना है। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़े से एडवांस वाले कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशंस देते समय आपको आपके सीनियर की सहायता वहाँ पे लेनी ही है। तो एंटीवायरल रैपअप बायो 99 चलता है क्या? 100% चलता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखो, थोड़ा खर्चा भी बढ़ने वाला है। तो उस केस में आपको
सीनियर का कंसल्टिंग वहाँ पे करना है। तो सीनियर से बात करके ये कॉम्बिनेशन आपको देना है। तो फिर एक बार दोहराता हूँ, रस शोषण करने वाली किट हो तो इंटैक्ट, इल्ली या लार्वी हो तो लार्वी साइड होता है, स्टिमरिच और बायो इंटैक्ट कब होता है, जहाँ पे मुझे ग्रोथ और रस चूसने वाली किट साथ में कंट्रोल करना है। तो स्टिमरिच और इंटेक, स्टिमरिच लार्विसाइड कब, जब मुझे वृद्धि या लार्वा या इल्ली को साथ में कंट्रोल करना है तब। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कंट्रोल करने के डिफिकल्ट होती है, साथ में बीमारियां आती है, तो उस केस में एंटीवायरल रैपअप और बायो 99 का कॉम्बिनेशन वहां पे चल जाता है। रैपअप के साथ रैपअप के साथ स्टिमरिच का कॉम्बिनेशन नहीं चलता। ठीक है, सबसे पूछने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और इमीडिएट चैट में डाल दो, सर यस हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। इमीडिएट स्क्रीनशॉट लो और चैट में यस डाल दो आगे बढ़ने के लिए। और ये सभी के सभी जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताए, ये सभी के सभी छिड़काव के लिए वाले कॉम्बिनेशंस है। इसके कॉम्बिनेशंस है, छिड़काव के लिए वाले कॉम्बिनेशंस है। ये कॉम्बिनेशंस का मुझे इस्तेमाल छिड़काव के लिए ही करना है। और छिड़काव के जो डोसेज है वो डोसेज चार्ट में देखो, प्रॉब्लम देखो और रिकमेंड करो। ठीक है, अगर हमें थोड़ा एडवांस कंसल्टिंग करना है तो हमें थोड़ा सा सेल्फ स्टडी जिसे हम बोलते हैं या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें खुद होके समझनी पड़ती है। तो वो इंफॉर्मेशन हम खुद होके समझ के लग सकते हैं। अभी इंडिया में लगभग 400 से भी ज्यादा क्रॉप है। हर एक क्रॉप की हम डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, लेकिन हर एक क्रॉप में प्रॉब्लम सेम तरह के आते हैं। तो सेम तरह के प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन हमारे पास रेडी है। क्रॉप कौन सा भी हो, प्रॉब्लम दिखा इस टाइप का, आपको सॉल्यूशन वही होगा। फिर वो गेहूं हो, धान हो, मूंग हो, जिंजर हो, गार्लिक हो, कुछ भी प्रकार का क्रॉप हो, प्रॉब्लम ये टाइप का प्रॉब्लम आपको दिखा तो कॉम्बिनेशन यही जाने वाला है। ठीक है, प्रोडक्ट हमने उस हिसाब से ही वहां पे डेवलप किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, हमें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो हमारे आने वाले हैं, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारे आने वाले हैं ड्रेंचिंग के लिए। इसके लिए ड्रेंचिंग के लिए आने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन वहां पे या सबसे पहला प्रॉब्लम अगर मुझे दिखता है सफेद मूली की डेवलपमेंट या सफेद मूली लग नहीं रही, सफेद मूली बढ़ नहीं रही, तो उस केस में हमारे पास नया प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा आया हुआ है जिसका नाम है वैम। पहले हम खाली स्टिमरिच का ही इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। तो अभी नया प्रोडक्ट आया हुआ है जो जिसका नाम है वैम, वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा। ये माइकोराइजा फंगस है, लाइव फंगस है जो मिट्टी में जाके रूट्स को चिपक के उसका खुद का नेटवर्क वहां पे प्रस्थापित करती है। यहाँ पे मैंने बीच में और का सिंबल डाला है, प्लस का सिंबल नहीं डाला है। तो स्टिमरिच और वैम साथ में नहीं चलेगा। आपको लेना है तो स्टिमरिच लो, या स्टिमरिच नहीं है तो वैम लो। तो इस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन आपको रिकमेंड करना है सफेद मूली के लिए। ये ड्रेंचिंग ही करना है। अगर सफेद मूली बढ़ानी है तो स्टिमरिच का ड्रेंचिंग करो, अगर स्टिमरिच नहीं है तो वैम का ड्रेंचिंग करो, वैम नहीं है तो स्टिमरिच का ड्रेंचिंग करो। दोनों का साथ में इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे बीच में मैंने और डाला है। और का मतलब क्या होता है, स्टिमरिच या वैम। स्टिमरिच और वैम नहीं बोला मैंने, स्टिमरिच और वैम का इस्तेमाल मुझे करना है। प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम है सफेद मूली, उसका सॉल्यूशन है मेरे पास स्टिमरिच और वैम। दूसरा, मिट्टी में कवक, सॉइल में जो फंगस आता है, सॉइल बॉर्न फंगस जिसे बोलती है, जो बुरशी या जो डिसीज सॉइल के माध्यम में, जो सॉइल में जो फंगस है, सॉइल में जो फंगस छुपी हुई है उसमें जो फंगल डिसीजेस होते हैं, तो उस केस में मुझे रैपअप का ड्रेंचिंग वहां पे करना है। सिर्फ रैपअप का ड्रेंचिंग वहां पे करना है, इसमें कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं। अगर मुझे प्रॉब्लम दिखा सॉइल फंगस का, जैसे कि सॉइल में जो क्रॉप्स आते हैं जैसे कि जिंजर हो, गार्लिक हो, पोटैटो हो, अनियन हो, तो उस केस में उस वाले टाइप में, उस टाइप वाले प्रोडक्ट्स में हमें रैपअप, हल्दी में हो तो उस केस में हमें रैपअप का इस्तेमाल सॉइल बॉर्न फंगस को कंट्रोल करने के लिए करना है। तो अगर सॉइल फंगस आता है, सॉइल फंगस में मुझे रैपअप का ड्रेंचिंग वहां पे करना है। कितना करना है कॉम्बिनेशन वो मैंने स्लाइड में बता दिया है। अगर मुझे सेंद्रीय कर्ब मतलब ऑर्गेनिक कार्बन ही बढ़ाना है मेरे फील्ड में, खाली ऑर्गेनिक, मेरा न्यूट्रिशन ओके है, सभी सॉइल रिपोर्ट मेरा अच्छा आया, खाली मुझे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है, खाली ऑर्गेनिक कार्बन बनाए तो खाली शेत का इस्तेमाल आपको वहां पे करना है। सेंद्रीय कर्ब भी बढ़ाना है तो शेत वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको ज्यादा करना है। प्रॉब्लम क्या है, सेंद्रीय कर्ब का प्रॉब्लम है, शेत वाला प्रोडक्ट वहां पे
रिकमेंड करो। न्यूट्रिशन देना है, मतलब क्या, न्यूट्रिशन पहुंचाना है, रोग पोषण तत्व प्रबंधन, ये ज्यादा ही हिंदी हो गया। अगर मुझे क्रॉप को न्यूट्रिशन मुझे पहुंचाना है, तो न्यूट्रिशन के लिए मेरे पास सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रिशन के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है हमारा एनपीके और जिंक। बहुत सारे लोग अभी भी एनपीके ही दे रहे, जिंक का उसमें एडिशन करना ही है। ये जैसे आप एन के साथ पी देते हो, के देते हो, उस हिसाब से आपको जेडन भी वहां पे ऐड करना है। ये जेडन जो प्रोडक्ट्स है, ये जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जो कि अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी रिलीज करने का काम वहां पे करना करता है। तो एनपी के साथ मेजर जाएंगे और जिंक के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन जाएगा। जिंक के वन ऑफ द मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट वहां पे अवेलेबल रहता है। तो जिंक को भी सोल्यूबलाइज जितना आप करोगे, उतना आपके पौधे की डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ने वाली है। तो एनपीके के साथ जिंक भी हमें प्रमोट करना है। आगे से खाली एनपीके नहीं देना, एनपीके और जिंक साथ में ही देना है। और ये सभी प्रोडक्ट का, ये चारों प्रोडक्ट का कार्य एक ही है। ये चारों के चारों बैक्टीरियाज है, बायो फर्टिलाइजर कैटेगरी में आते हैं। ये सभी के सभी जो जमीन में पड़े हुए नत्र, स्फुरद, पालाश और जिंक है, या जमीन में छुपे हुए जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश और जिंक है, उसको सोल्यूबलाइज करने का काम करते हैं। नेचुरली पहुंचाने का काम ये प्रोडक्ट के माध्यम से वहां पे होता है। तो ये प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन मुझे वहां पे रिकमेंड करना है। किसका? एनपीके और जिंक। मुझे पूरी तरह से न्यूट्रिशन अगर पहुंचाना है, पूरी तरह से न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए मुझे एनपीके जिंक का कॉम्बिनेशन वहां पे मुझे रेकमेंड करना जरूरी है। अगर मुझे ग्रोथ और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पूरा चाहिए, मैंने डाला तो मुझे रिजल्ट झपक से आना ही चाहिए, तो उस केस में मुझे एनपीके, जिंक, वैम और शेत, ये 6 प्रोडक्ट का साथ में ही इस्तेमाल करना है। और ये 6 वाला कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं फर्टाइल बूस्टर किट। इसमें क्या क्या आता है? एन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, जिंक, वैम हमारा माइक्रोराइजा और शेत, ये 6 के 6 प्रोडक्ट साथ में एट ए टाइम मुझे ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल करने हैं। तो ये सभी के सभी प्रोडक्ट अगर मैं साथ में देता हूं, तो मुझे ग्रोथ भी मिलने वाला है, व्हाइट रूट का भी डेवलपमेंट होने वाला है, मेरे जो न्यूट्रिशन मेरे जमीन में है, वो पड़े हुए न्यूट्रिशन अपटेक भी होने वाले हैं, और नेचुरली वो पहुंचने वाले हैं। तो ये सभी के सभी के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन अगर कौन सा रहेगा, तो ये एनपीके, जिंक, वैम और शेत का कॉम्बिनेशन वहां पे रहने वाला है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फर्टाइल बूस्टर किट। लिख लो, ये यहाँ पे स्लाइड पे नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं फर्टाइल बूस्टर किट, जिसमें एन पी के, जिंक, वैम और शेत, ये 6 प्रोडक्ट्स उसमें आते हैं। तो ये साथ में ही देने हैं। पौधा कौन सा भी हो, क्रॉप कौन सा भी, ये काम किसके ऊपर करते हैं? मिट्टी के ऊपर काम करते हैं। तो इसके जो डोसेज है, वो सेम लास्ट वाली स्लाइड जो थी हमारी, उस हिसाब से ही ये डोसेजेस होने वाले हैं। तो मुझे क्या चाहिए? ग्रोथ, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, सब कुछ चाहिए। एक ही टाइम में मुझे सब कुछ रिजल्ट चाहिए, तो एक ही टाइम में आपको चाहिए, तो आप एनपीके, जिंक, वैमशेत का कॉम्बिनेशन वहां पे रिकमेंड करना है। ओके। सफेद मूली के लिए स्टीम रिच वैम, मिट्टी की फंगस के लिए रैपअप, सेंद्रीय कर्ब को अगर मुझे बढ़ाना है तो शेत, पोषक तत्व ही मुझे देने हैं तो एनपीके, जेडएन, और मुझे पोषक तत्व, ग्रोथ, सभी अपटेक बिपटेक सब चाहिए, तो मुझे एनपीके, जिंक, वैम और शेत का कॉम्बिनेशन वहां पे रेकमेंड करना है। ओके, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डाल दो, यस सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। डन डन डन। 100 लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया, इतने फास्ट। और चैट में रिप्लाई भी कर दिया, सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। बहुत एक्टिव लोग आज के मीटिंग में बैठे, ऐसा मैं समझता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। ये कॉम्बिनेशंस हो गए, उस इसके बाद कोई कॉम्बिनेशंस नहीं है, ये लास्ट कॉम्बिनेशंस थे हमारे। उसके बाद जो आते हैं हमारे हीरो कॉम्बिनेशंस, जिसमें ये फर्टाइल बूस्टर भी किट भी आता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा ग्रोथ का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम स्टीम शेयर बायो 99 देते हैं, ये कॉम्बिनेशन भी आता है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये स्लाइड को अभी ध्यान से सुनो।
कान मेरे पास होने चाहिए, स्लाइड के ऊपर नहीं होने चाहिए। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये हीरो कॉम्बिनेशन से नया हो, पुराना हो, कोई भी हो, अनपढ़ भी हो, अगर उसको नेट सब में काम चालू करना है मतलब फार्मर को कंसल्टिंग करना है, तो सबसे आसान कॉम्बिनेशंस कौन से? ये 2 कॉम्बिनेशंस हैं। सबसे पहला एनपीके, जिंक, वैम और श्वेत। जब मैं ड्रेंचिंग करूँगा, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। स्टीम रिच श्वेत, बायो 99 मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था। ये भी कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। जहाँ-जहाँ पे मुझे छिड़काव करना है, तो उस छिड़काव में आप स्टीम श्वेत, बायो 99 का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जो कॉम्बिनेशंस है, अभी मैं नया बंदा हूँ, मैं ज़्यादा सिटी में रहता हूँ, लेकिन मुझे बायोफिट में भी काम करना है, तो मुझे पौधे समझ में नहीं आते, मिट्टी समझ में नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं। टाइम तो समझ में आता है। अभी जो हम देखते हैं, हमारी जो फसल रहती है वो 3 मतलब 2-3 प्रकार की रहती है। सबसे पहले 3 महीने वाली फसल रहती है जिसमें गेहूँ आता है, सोयाबीन आता है। तो इस कैटेगरी वो कितने दिन तक चलता है? वो 3 महीने तक चलता है। और मेरी कुछ फसल ऐसी होती है जो 6 महीने चलती है। जैसे कि हमारा कपास हो, हमारा हल्दी का हो, उसके बाद हमारा जिंजर का हो। ये कितने महीने चलता है? ये 6 से आगे मतलब 8-10 महीने तक चलता है, लेकिन नॉर्मली 6 महीने हम पकड़ के लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कपास कितना महीने चलता है? 6 महीना। और कुछ हमारी फसलें ऐसी रहो जो 12 महीने ही चलते हैं, जैसे कि शुगर केन हो, हमारा पोमोग्रेनेट हो, जितने भी हम जो फ्रूट्स कल्टीवेशन करते हैं, मैंगो हो, बनाना हो, जितने भी फ्रूट कल्टीवेशन होते हैं, वो सभी के सभी कितने महीने चलते हैं? मैक्सिमम 12 महीने तक चलते हैं। ड्रैगन फ्रूट हो, जो भी है। तो वो टाइम के हिसाब से होता है। कितने हिसाब से? टाइम के हिसाब से। मतलब क्या? गेहूँ मेरा कितना महीने चलने वाला है? 2 महीना, गेहूँ 3 महीना, अनियन 3 महीना। अगर मेरे पास फसल 3 महीने की है, तो मेरा जो एनपीके, जिंक और वैम का कॉम्बिनेशन है, वो 3 महीने में 1 बार मिट्टी में जाना चाहिए। कितने बार? 3 महीने में 1 बार। अगर मेरी फसल 6 महीने की है, तो मेरा 2 बार वहाँ पे कॉम्बिनेशन जाना ही चाहिए। अगर मेरी फसल 12 महीने की है, तो मेरा ये कॉम्बिनेशन साल में 3 बार मिट्टी में जाना ही चाहिए। मिनिमम 3 बार बोला है, आप 4-5 बार भी डाल सकते हो, क्योंकि हमें फालतू का खर्चा नहीं बढ़ाना। अगर मुझे एनपीके, ज़ेड और जो फर्टाइल बूस्टर किट है, 3 महीने में 1 बार आपकी मिट्टी में जाने ही चाहिए। वो कॉम्बिनेशन आपके फसल के ऊपर काम नहीं करता, वो कॉम्बिनेशन आपकी मिट्टी को सुधारने का काम करता है। तो मिट्टी तो मेरी बहुत सालों से है, सालों तक चलने वाली है, ठीक है ना? तो उस केस में 3 महीने का अगर मेरा क्रॉप है, तो 3 महीने में कौन-सा भी हो, कोई भी हो, 3 महीने में 1 बार फर्टाइल बूस्टर किट मेरे सॉइल में जाना चाहिए। मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स वहाँ पे मिलने वाले हैं, मेरा खर्चा भी कम होने वाला है केमिकल का, इसमें नेचुरली वहाँ पे न्यूट्रिशन जाने वाला है, अपटेक भी फास्ट होने वाला है, तो एनपीके, जिंक, वैम और शेड का कॉम्बिनेशन 3 महीने में 1 बार किसान के मिट्टी में जाना ज़रूरी है। तो उसमें न्यूट्रिशन भी मिलेगा, व्हाइट रूट भी होगा, अपटेक भी होगा, सब चीज़ें वहाँ पे मिट्टी के लिए ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा, सब चीज़ें वहाँ पे उसकी होने वाली है। फर्टाइल बूस्टर किट के माध्यम से अगर 3 महीने में 1 बार वो जाना ही चाहिए। और स्टिमरिच शेथ और बायो 99 का जो छिड़काव का कॉम्बिनेशन है और 3 महीने का जो मेरी फसल रहती है, 3 महीने के फसल में कम से कम कितने बार स्प्रे होना चाहिए? 3 महीने की फसल के लिए कम से कम 2 बार मुझे देना ही है। 6 महीने की फसल है तो कम से कम 3 बार दो, अगर 12 महीने की फसल है तो कम से कम 4 बार ये कॉम्बिनेशन आपको देना ही है छिड़काव के लिए। एक कॉम्बिनेशन ड्रेंचिंग के लिए, एक कॉम्बिनेशन आपका छिड़काव के लिए। ड्रेंचिंग के लिए एनपीके, जिंक, वैम शेथ और छिड़काव के लिए स्टिमरिच शेथ और बायो 99। और जब जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे आप कंसल्टिंग ज्यादा करोगे, जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, उस टाइम आप मतलब एक्सपर्ट बनने के बाद एंटीवायरल, रैपअप, इंटेक, उस केस में आप वहां पे रिकमेंड करना चालू करो। लेकिन जो पहले ही स्टार्ट करना है, पहले से ही हमें अच्छा काम करना है, तो ये 2 कॉम्बिनेशंस हमें याद रखने ही है। फर्टाइल बूस्टर किट और स्टीम शेथ और बायो 99, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये फसल के हिसाब से दे दो। 3 महीने की फसल है तो एनपीके, जिंक, वैम शेथ का 1 महीने, 6 महीने की फसल है तो 2 बार और 12 महीने की फसल है तो कम से कम 3 बार मिट्टी में जाना जरूरी है। उसके बाद आता है जो मेरा स्टीम शेथ और बायो 99, जो 3 महीने में मुझे 1-2 बार छिड़काव करना है, 6 महीने में मुझे 3 बार छिड़काव करना है और 12 महीने की अगर फसल होती है, तो 12 महीने की फसल में मुझे 4 बार छिड़काव करना है। तो दोस्तों यही आपने अगर प्रमोट किया, तो आपका सेल
कम से कम फॉर एग्जांपल मैं एक फार्मर के पास गया, एक फार्मर को मैंने फर्टाइल बूस्टर किट और स्टीम शेड बायो 99 का ही मैंने उसको कंसल्टिंग किया, तो कम से कम 5,000 का डीडी मेरा वहां पे फिक्स होने वाला है। तो खाली एक कॉम्बिनेशन में एक बंदा आप वहां पे प्रो बना सकते हो। इस कॉम्बिनेशन का नाम क्या है? फर्टाइल बूस्टर किट एक और मेरा स्टीम शेड बायो 99। 1 लीटर का स्टीम रेज दिया, आधा लीटर का वहां पे शेड दिया और बायो 99 100 ml का दिया, मतलब वो ऑलमोस्ट होता है 2000 के बीच में, ऑलमोस्ट। तो ये फर्टाइल बूस्टर किट जाता है 2,980 रुपीज में। तो अगर आप ये पूरा एक कॉम्बिनेशन देते हो, मतलब एक फर्टाइल बूस्टर की ड्रेंचिंग के लिए और स्टीम शेड बायो 99 है, उसमें आपकी दो होने ही वाली है, दो फवारनी या दो छिड़काव होने ही वाले, तो वो कॉम्बिनेशन भी आप रेकमेंड करते हो, तो कम से कम, मैंने बोला कम से कम 5,000 का सेल या 5,000 का बिजनेस आपका होने वाला है, ये खाली दो कॉम्बिनेशन के माध्यम से। तो ये दो कॉम्बिनेशंस आपको रेकमेंड करेंगे, नया बंदा होगा अगर रेकमेंड किया, एक किसान को 5,000 दे दिया, वो प्रो बन गया। तो इस हिसाब से भी आप काम करना चालू कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फर्टाइल बूस्टर किट और स्टीम शेड बायो 99 का कॉम्बिनेशन रेकमेंड करो। इससे नुकसान तो कुछ नहीं वाला। अगर मैं नया बंदा हूँ, मैंने दे दिया, मेरे मार्केट के वजन के ऊपर मैंने मेरे दोस्त को दे दिया, उसको रिजल्ट तो मिलेगा ही। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो अनसेटिस्फाइड रहेगा, लेकिन उसका क्रॉप में कोई दिक्कत नहीं आ रही, पीक, हम जो मराठी में बोलते हैं पीक तो नहीं जालणार ना, मतलब क्या, क्रॉप को कुछ हानि नहीं पहुंचाने वाला, क्रॉप को तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला, जो कुछ होने वाला है उसका बेनिफिट ही होने वाला है। इसमें एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। एनपीके, जिंक, वैमशेड चाहिए ही चाहिए, अगर वो मना करे फिर भी उसको चाहिए ही होता है। स्टीम शेड बायो 99 छिड़काव किया, क्या मिलेगा? 4 दिन बाद मुझे पत्तों का साइज, शेप, कलर या प्लांट की हाइट को, हाइट में डेवलपमेंट मुझे दिखेगी ही दिखेगी। तो इस हिसाब से बहुत ही आसान कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे देने ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर एक चैट ने एक वो सवाल पूछा है, फ्रूट क्रॉप, जैसे फ्रूट्स क्रॉप रहते हैं वो 12 महीने वाले रहते हैं, तो 12 महीने में का जो कॉम्बिनेशन है, देखो 12 महीने में एनपीके मेरा 3 बार जाना चाहिए और स्टीम शेड और बायो 99 मेरा 4 बार छिड़काव होना जरूरी है। तो इस हिसाब से क्रॉप, अभी आप क्रॉप आइडेंटिफाई करो, आपके एरियाज के कौन सा कॉम्बिनेशन में रिकमेंड कर सकता हूँ, वो भी आइडेंटिफाई करो, कौन से प्रॉब्लम। कल मैंने असाइनमेंट दिया था आप सभी को। कल का असाइनमेंट जिसने किया है, उसको आज का सेशन बहुत ही आसानी से जाने वाला है, क्योंकि उसने उसके प्रॉब्लम्स लिख के रखे हैं। जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स लिख के रखे हैं। खाली आज क्या करना है, जो स्क्रीनशॉट आपने लिए उसमें देखो, ये प्रॉब्लम है ना, इसका ये सॉल्यूशन है। ये प्रॉब्लम है ना, इसका ये सॉल्यूशन है। ये प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कितनी मात्रा में, वो डोसेज भी है। तो जिसने कल का असाइनमेंट किया है, उन सबको आज का सेशन का बहुत ज्यादा बोलते हैं ना बेनिफिट वहां पे होने वाला है। तो किस किसने असाइनमेंट किया है, एक बार चैट में डालो, सर हमने हमारे एरिया के क्रॉप के प्रॉब्लम्स लिख के ले लिए। यस सर, विनय पटेल जी ने लिखे हैं, प्रमोद जी ने, प्रफुल्ल जी ने, यस 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 यस, अभी आया। यस यस, जिसने अभी नहीं किया तो भी फिर एक बार कल का असाइनमेंट दोहराता हूँ। आपके एरिया में जो कुछ क्रॉप्स रहते हैं, उस क्रॉप्स के प्रॉब्लम्स लिख के रखो, प्रॉब्लम्स लिखो, उसके सामने सॉल्यूशन का स्लाइड्स मैंने आज आपको दे दिए है। खाली प्रॉब्लम के सामने सॉल्यूशंस लिखना है और वो चार्ट बना के एज अ शेड्यूल करके ही आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। अभी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर शेड्यूल के ऊपर सेशन लो, शेड्यूल के ऊपर क्यों लेना है, शेड्यूल के ऊपर 400-500 से ज्यादा क्रॉप से हर एक का एक एक दिन में एक शेड्यूल बनाने बैठा हो ना, 1 साल मेरा निकल जाएगा या हम सबका निकल जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मेरे पास प्रॉब्लम्स रेडी है, मेरे एरिया में 1 2 3 4 क्रॉप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अनियन होता है, शुगर केन होता है, कपास होता है, एग्जांपल लिया मैंने। अनियन, शुगर, कपास, ये 3 क्रॉप के प्रॉब्लम्स क्या है, अनियन के ये प्रॉब्लम्स है, शुगर केन के ये प्रॉब्लम्स है, कपास के ये प्रॉब्लम्स है। ओके, डन। उसके सामने सॉल्यूशन लिख लो। उसके सामने अगर मैंने सॉल्यूशन लिख ले, मेरा शेड्यूल रेडी हुआ। मैंने खुद का बनाया हुआ शेड्यूल मेरा रेडी हुआ है, किसी को मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप आपका खुद का शेड्यूल भी बना सकते हो। तो हमने प्रॉब्लम्स कल देखे, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आज हमने वहां पे देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं सेशन में, अभी आते हैं मेन कुछ पॉइंट्स हमें रिकॉल करके रखने, रिमेंबर करने हैं, जिसमें हमेशा याद रखना,
जैविक पदार्थों के साथ रसायनों का इस्तेमाल नहीं करना। जहां-जहां पे हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक के साथ केमिकल का इस्तेमाल हमें अवॉइड ही करना है। अवॉइड ही करना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ये प्लांट और एनिमल ओरिजिन रहता है, जिसमें लिविंग बैक्टीरियाज, लिविंग फंगस वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर मेरे प्रोडक्ट में, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में लिविंग बैक्टीरिया, लिविंग फंगस है, और उसके साथ में अगर केमिकल का कॉम्बिनेशन करता हूं, तो केमिकल मेरे लिविंग को क्या करने वाला है? डेड करने वाला है, वो मार डालेगा, आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए जितने भी ऑर्गेनिक, सिर्फ नेट सब के नहीं, मार्केट में जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक के साथ केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है? दूसरा हमें क्या याद रखना है? दूसरा याद रखना है, किसी भी स्प्रे करने से पहले बायो 99 को पहले मिला ले। मतलब क्या? जब मैं स्प्रे करना चाहता हूँ, छिड़काव मुझे करना है, छिड़काव के लिए मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले मेरा पंप लेता हूँ, पंप में पानी डालता हूँ, पानी डालने के बाद मेरी दवाई डालता हूँ, और बाद में मैं बायो 99 डालता हूँ। ये प्रोसेस थोड़ा-सा चेंज करना है, पंप लेना है, पानी डालना है, पानी में पहले बायो 99 डालो, पानी को अच्छी तरह से हिलाओ, मिक्स करो, और उसके बाद आपकी दवाई डालो। तो 100% मिक्सिंग आपका होने वाला है, स्प्रे आपका वाया नहीं जाने वाला, या लॉस आपका नहीं होने वाला। तो उस केस में हमेशा याद रखना, पानी में सबसे पहले कौन जाएगा? बायो 99 जाएगा, उसके बाद उसकी कुछ दवाई होगी तो वो जाने वाली है। लेकिन सबसे पहले वो छिड़काव के लिए पंप लेता है, पानी लेता है, पानी में सबसे पहले हमारा कौन-सा प्रोडक्ट जाएगा? बायो 99। इसकी अगर आप आदत डालोगे फार्मर को, जिंदगी भर आपका बायो 99 का सेल फिक्स रहने वाला है, जिंदगी भर। क्योंकि उसकी जो आदत लग गई, उसको पानी डालो, पानी में बायो 99 डालो, पंप को हिलाओ, और बाद में दवाई डालो। बाकी प्रोडक्ट ले ना ले, बायो 99 आपसे लेगा ही लेगा, क्योंकि वो क्या काम करता है? 100% मिक्सिंग करने का काम वो करता है। तो दवाई का खर्चा कम होने वाला है, मिक्सिंग अच्छी तरह से होने वाली है, उसका स्प्रे अच्छी तरह से बैठने वाला है। तो हमेशा याद रखना, स्प्रे करने में बायो 99 का पहले इस्तेमाल करना है। छिड़काव करने से पहले मिट्टी में नम होनी चाहिए, एक कॉमन लॉजिक है, क्योंकि छिड़काव जब हम करते हैं, तो छिड़काव करने के लिए हमें मिट्टी में नम होनी ज़रूरी होती है। अभी आप म एरिया में काम करने लगे, आप गए फार्मर के पास, आपको आपने बताया फार्मर ने ले लिया, लेकिन उसके मिट्टी में नमी ही नहीं, और ऊपर से आपने खाली छिड़काव की वजह से छिड़काव का असर नहीं होता, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, स्टोमाटा ओपनिंग क्लोजिंग होता है, नेचुरल प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, और नेचुरल प्रोसेस की वजह से वो रिजल्ट देने का काम वहां पे करता है। अगर नमी ही नहीं रही, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, उसके बाद फोटोसिंथेसिस, सॉरी, और स्टोमाटा ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगा, वाटर का जो फ्लो है वो फ्लो कम ज्यादा होने वाला है, तो इस हिसाब से आपका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो ध्यान रखना हमेशा, जब आप छिड़काव करते हो किसी भी प्रोडक्ट का, बायो 99 छोड़ दो, ये कॉमन लॉजिक है थोड़े, किसी भी प्रोडक्ट का छिड़काव करने से पहले मिट्टी में नम होनी जरूरी होती है। जरूरी नहीं आज मैंने पानी दिया और कल मैंने छिड़काव किया, कोई दिक्कत नहीं, एक 4-5 दिन का अंतर भी होगा तो भी चलता है। मिट्टी में नम होनी चाहिए, मिट्टी थोड़ी गीली होनी जरूरी होती है, जिससे रिजल्ट्स आपको अच्छी तरह से मिलते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के आपके मिट्टी में छिड़काव करने से पहले नम होनी चाहिए। बायो 99 केमिकल के साथ जाता है क्या? 100% केमिकल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला, वो अगर बायोफिट का इस्तेमाल करना बंद करता है, लेकिन वो केमिकल का इस्तेमाल करना करता ही रहेगा। इस हिसाब से अगर उसको बायो 99 की अगर आप आदत डालोगे, तो जिंदगी भर आपका वो कस्टमर बायो 99 का बनने वाला है। जब वो बायो 99 इस्तेमाल करेगा, आपको वहां पे पैसे मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं सेशन में, और हमारे जो प्रोडक्ट्स है, इसमें स्टिमरिच, बायो 99 और एंटीवायरल। स्टिमरिच, बायो 99 और एंटीवायरल, ये तीन ही ऐसे प्रोडक्ट है जो केमिकल के साथ चलते हैं। बाकी के जितने भी प्रोडक्ट्स है, सभी के सभी प्रोडक्ट के साथ आपको किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं करना। स्टीम रिच का कर सकते हो क्या? कर सकते हो। बायो 99 का कर सकते हो क्या? 100% कर सकते हो। एंटीवायरल का कर सकते हो क्या? 100% कर सकते हो। स्टीम रिच का कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ग्रोथ के लिए स्टीम रिच दिया, और सकिंग पेस्ट के लिए उससे हमारा इंटेक नहीं चाहिए, अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मार्केट में जाके एक आध सकिंग पेस्ट का
सकिंग पेस्ट की दवाई ला सकता हूँ, उसको स्टीम रिज, वो सकिंग पेस्ट की दवाई और बायो 99 ये कॉम्बिनेशन डाल सकता हूँ। तो चलता है। उसके बाद बायो 99 सभी केमिकल के साथ चलता है। एंटीवायरल सेम, अगर मेरे पास सकिंग पेस्ट की दवाई नहीं है, इंटैक्ट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में मैं मार्केट वाली सकिंग पेस्ट की दवाई लाके उसका छिड़काव उसके कॉम्बिनेशन के साथ कर सकता हूँ। ठीक है? तो इस हिसाब से स्टीम रिच, बायो 99, एंटीवायरल आपको करना ही है केमिकल के साथ, तो खाली इन 3 प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, बाकी कौन से भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल केमिकल के साथ नहीं करना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्टाइल बूस्टर किट जो हमारा है, उसका एप्लीकेशन हमेशा याद रखना, हमारा जो किट है ये बहुत ही अच्छा किट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किट है। इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन जाने वाले हैं, अपटेक भी फास्ट होने वाला है। इसमें खाली एक ध्यान रखना है, जो फार्मर केमिकल के साथ इस्तेमाल करते हैं, जब हम फील्ड पे जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, केमिकल का खर्चा आधा करो, ये आधा खर्चा इसका करो। अगर केमिकल का खर्चा आधा किया, लेकिन 50% मुझे केमिकल डालना ही है खेत में, अगर वो 50% डालने ही वाला है, तो केमिकल डालने के बाद जो वो दूसरा पानी डालता है, या उसके 7 से 15 दिन बाद जो दूसरा ड्रेंचिंग वो करता है, तो उस समय वो फर्टाइल बूस्टर किट का प्रयोग हमें देना है। केमिकल के साथ नहीं देना या केमिकल के पहले नहीं देना। केमिकल डाला मैंने, आज मैंने केमिकल वाली खाद डाल दी, आज डाल दी, तो अगला पानी मुझे फॉर एग्जांपल 15 दिन बाद है, तो अगले पानी के साथ मुझे फर्टाइल बूस्टर किट वहां पे छोड़ना है, या 7 दिन बाद मुझे फर्टाइल बूस्टर किट छोड़ना है। इससे क्या होगा, इससे रिजल्ट डबल आएंगे, मतलब आपके केमिकल्स के भी रिजल्ट्स बढ़ाने का काम ये फर्टाइल बूस्टर किट करने वाला है। तो कॉम्बिनेशन में अगर वो फिट केमिकल और बायोफिट एक साथ कर रहा है, खाद डाल रहा है और बायोफिट का किट भी डाल रहा है, तो खाद डालने के बाद, केमिकल वाली खाद डालने के बाद जो 15 दिन रहता है, वो 15 दिन वाले जो दूसरा पानी रहता है, या 7 से 15 दिन में जो दूसरा पानी देने वाला है, उस पानी के साथ हमें फर्टाइल बूस्टर किट का प्रयोग वहां पे करना है। कम से कम 7 दिन का तो गैप रहना ही चाहिए, क्योंकि उसमें वैम जो लाइव फंगस है उसमें इस्तेमाल किया है, शेत उसमें बैक्टीरियाज है, एनपीके में बैक्टीरियाज है, तो वो बैक्टीरिया अगर केमिकल के कॉम्बिनेशंस में आता है, तो वो डेथ होते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलते। और फर्टाइल बूस्टर किट और जो केमिकल आपने डाले हैं, वो रिलीज होने के बाद उसके जो बॉन्ड्स मिट्टी में पड़े रहते हैं, वो बॉन्ड को ब्रेक करने का काम भी ये एनपीके जिंक वैम द्वारा वहां पे किया जाता है। तो इस हिसाब से आपको ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, ये चीजें सीखी। तो डे 2 में भी आप सभी के लिए असाइनमेंट वही है, आपके एरिया के 5 क्रॉप आइडेंटिफाई करो। आपके एरिया में कौन से 5 क्रॉप ऐसे, कौन सी 5 फसल ऐसी है ज्यादा मात्रा में होती है, उसके प्रॉब्लम्स पहले आइडेंटिफाई करो। कल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन था, और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद वो सॉल्यूशन आज जो आपने सीखे, वो सॉल्यूशंस उसके सामने आपको लिखने हैं। तो ये लिख के रखो। लर्न मिक्सिंग रूल्स, जो मैंने अभी बताया मिक्सिंग रूल्स, जिसका आपने सभी ने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, वो सभी मिक्सिंग रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। प्रैक्टिस 3 सेकंड डोसेज एक्सप्लेनेशन। अभी ये डोसेजेस हो गए, लेकिन वो एक्सप्लेन भी करने हैं ना फार्मर को, तो एक्सप्लेन किस प्रकार से करने हैं, इसका आप 30 सेकंड का स्क्रिप्ट बना के रख सकते हो, और कल से 3 फार्मर को ये कॉम्बिनेशन देना चालू कर दो। डायरेक्टली फार्मर के पास जाके ये कॉम्बिनेशन बोलना चालू करो, उसका प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करो, और ये सॉल्यूशन हमारा रेडी है। 25 साल से ये सॉल्यूशन हम मार्केट में दे रहे हैं, तो इसका कॉन्फिडेंस आप फार्मर को दे सकते हैं, इसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। कल के सेशन में हम ज्यादा टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर अभी हो गया, प्रोडक्ट का आज का हो गया, लेकिन कल का सेशन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि कल के सेशन में हम सीखने वाले हैं फार्मर का फॉलोअप कैसे ले। अगर कोई फार्मर मना भी करता है दवाई खरीदने के लिए या बायोफिट खरीदने के लिए, फिर भी उसका फॉलोअप कैसे करना है, ये कल सीखने वाले हैं। दूसरी चीज हम कल सीखने वाले हैं, हमारे थोड़े मार्केटिंग टूल्स, जैसे कि हमारे डेमोज है, हमारे आफ्टर बिफोर के फोटोज रहते हैं, हमारे वीडियोस रहते हैं, वो किस हिसाब से होने चाहिए, किस प्रकार से हमें शूट करने, कौन से शूट करने, कौन से क्रॉप के हिसाब से होने चाहिए। मार्केटिंग वाले या हमारे बिजनेस के लिए जो एडिशनल टूल्स हो हम यूज करते हैं, मोबाइल हो, सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल, तो मोबाइल वाले टूल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो पहले बताया, फॉलोअप सिस्टम। फार्मर मना भी करता है, तब भी उसका फार्मर फॉलोअप कैसे लेना है, तो वो सारी चीजें हम कब देखने वाले हैं, तो कल के सेशन में देखने वाले हैं। आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू प्रशांत सर।
यस, थैंक यू वेरी मच अक्षय सर। एक बार अक्षय सर के लिए जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। अक्षय सर, एक लास्ट वाली स्लाइड दिया ना, कुछ लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है। ये असाइनमेंट के पहले वाला स्लाइड। ओके, दिख रहा है? नहीं, अभी आया नहीं है। इससे पहले वाला स्लाइड। बस। हाँ, यस। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू अक्षय सर। बहुत ही आसान शब्दों में आपने यहाँ पे पूरे कॉम्बिनेशन के ऊपर हमें बताया। और आप सभी का भी धन्यवाद, क्योंकि डे 2 इतना भी आसान नहीं था। आपने पूरा ध्यान दिया। आई होप कि आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे। स्क्रीनशॉट तो आप सभी के पास है ही। 650 लोग थे। यस। और कल इन कितना था सब total? तो, और अपना कंफ्यूजन भी क्लियर कर लिया है, सो थैंक यू। तो आज की लर्निंग की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात है, सही डोसेस गेस नहीं होते हैं, वो डिसाइड होते हैं। फसल कौन सी है, मतलब 3 महीना, 6 महीना, 1 साल वाला, या स्टेज कौन सा है, या प्रॉब्लम के हिसाब से डोसेस तय होते हैं। दूसरा है, टाइमिंग सही है तो आधा प्रॉब्लम अपना वही सॉल्व हो जाता है। तो कौन से टाइमिंग में कौन सा डोज देना है, ये भी आज के इस मीटिंग में हमने सीखा। तीसरी बात हमने सीखी, सभी चीजें मिक्स नहीं होती है। जो मिक्स होता है लॉजिक के साथ होता है। मतलब स्प्रे वाले कौन से है, जमीन में देने वाले कौन से है, अगर कोई अटैक आता है तो कौन से करने हैं, या केमिकल के साथ कौन से मिक्स होते हैं, वो भी अक्षय सर ने आज हमें यहाँ पे बताया। और चौथी बात, कॉम्बो सेलिंग कोई ट्रिक नहीं है, ये फार्मर के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो आज के बाद कितना डालूं, ये वीकनेस नहीं होना चाहिए, कितना डालूं ये स्ट्रेंथ होना चाहिए। वो पैक वाला कितना डालू नहीं, अपना वाला कितना डालू। ठीक है। सो यस, जब भी किसान पूछेगा कि इतना डालने से फायदा होगा क्या, सो डेफिनेटली होगा। और हमेशा कोशिश करना है कि सिंगल प्रोडक्ट ना जाए, कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम जाएंगे तो अच्छा सॉल्यूशन इसके माध्यम से उसे दे सकते हैं। क्योंकि अभी आपके पास रीजन भी है, लॉजिक भी है, और क्लियर आंसर भी है, जिसके माध्यम से 100% प्रॉब्लम के ऊपर आप यहाँ पे सॉल्यूशन दे सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन अक्षय सर। ये कॉम्बिनेशन के ऊपर बहुत बेहतरीन आज का सेशन रहा। कल फिर मिलेंगे हम डे 3 में, शार्प 7:30 बजे, जहाँ पे हम फील्ड के बारे में बात करेंगे, फील्ड में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करना है, और जैसे सर ने बोला, अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसे क्लोज कैसे कर सकते हैं। तो चलो, कल मिलते हैं फिर एक बार, शार्प 7:30 बजे। वैसे कल 31st है, लेकिन शाम का 31st नहीं, सवेरे का 31st हम मनाते हैं एक साथ। सो ऑल द बेस्ट सभी को, एंड वंस अगेन थैंक थर्टी यू अक्षय फर्स्ट सर। थैंक यू। इतना भी जोर से मत बनाओ हमें। हमारा 1 तारीख में हमारा हाँ, एक लास्ट तारीख सेशन है है। अभी। वो हाँ, अगले साल है सर। हाँ, अगले साल, लेकिन सुबह 7:30 बजे ही रहने वाला है। उसमें डिले नहीं होने वाला। तो वो भी ध्यान में रखो। मनाओ 31, लेकिन सुबह 7:30 बजे बायोफिट के लिए क्लोजिंग के लिए रेडी रहो। साल आपका पूरा जोर से जाने वाला है, तो इस हिसाब से 31 मनाओ। ठीक है? यस। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अक्षय सर।